ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 291, ईआईए अधिनियम। 3 दिन बाद एक विशाल सफ़ेद प्रयोगशाला में हॉल में सैकड़ों लोगों के साथ सीटों की कतारें देखी जा सकती थीं, जो लाल और काले रंग की ईआईए वर्दी पहने हुए थे। सभी अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ अपने कंप्यूटर पर तेजी से टाइप कर रहे थे और पूरे कमरे में तत्परता की भावना को बहुत महसूस किया जा सकता था। कमांडर, हमने उसका स्थान ट्रैक कर लिया है, सर, पुरुष ईआईए अधिकारी ने पुकारा, जब लगभग 65 वर्षीय एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके लंबे भूरे बाल उसके कंधे पर लटक रहे थे, उसका चेहरा हल्का झुर्रीदार था और एक वॉकिंग स्टाफ धीरे धीरे निकास द्वार से उसकी ओर चला आया। एएसपी कंप में डेटा अपलोड करें। हॉल के सामने विशाल स्क्रीन पर एक उन्नत मानचित्र की छवि दिखाई देने पर उस व्यक्ति ने आदेश दिया। मानचित्र पर सैकड़ों स्थानों के शिलालेख देखे जा सकते थे, लेकिन उनमें से एक को एक लाल बटन दिखाई दे रहा था जो हमेशा एक चक्र में घूमता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन वह लगातार क्यों घूम रहा है? लैब कोट पहने हुए आदमी ने उलझन में पूछा, लेकिन बूढ़े आदमी से ऐसा नहीं कहा जा सकता था, जिसने छवि को एक जांचने वाली नज़र से देखा। ये वास्तव में म्यूटेंट संगठन का स्थान है, लेकिन हमने वास्तव में म्यूटेंट संगठन को कम करके आंका है, और वह भी बहुत कम, बूढ़े आदमी ने हल्के से अपने माथे को रगड़ते हुए कहा। आप सभी एल्गोरिदम तय करने और अनुमानित स्थान का पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं, समझे? बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज़ में थोड़ी भारीपन के साथ पूछा। हाँ सर, कमरे में मौजूद सैकड़ों लोगों ने एक साथ यह शब्द बोला। तुरंत वे सभी अपने कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया, क्योंकि बूढ़ा आदमी कमरे से बाहर निकल गया। जगह से बाहर निकलते ही उसने तुरंत अपनी जेबों में हाथ डाला और एक आयताकार संचार उपकरण निकाला। कमांडर काउंसिल को डायल करें, आदमी ने फ़ोन को अपने कानों के पास उठाने से पहले कहा। कमांडर काउंसिल को 3, 2, 1 में डायल कर रहा हूं। अगले सेकंड में एक और आवाज़ गूंजी, एआई की आवाज़ गूंजी। कोई समस्या आ गई। कमांडर सिग्रिड, डिवाइस से आवाज़ गूंजी। हाँ, क्या आप सभी को गैलेक्सी वीवर तकनीक याद है, जिसकी नीलामी 50 साल पहले हुई थी? कमांडर सिग्रिड नामक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, फिर दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। हाँ, सिग्रिड, और अगर हमें सही से याद है तो इसे धीरे धीरे उभरती हुई मॉरिसच लेबोरेटरी से एक महिला द्वारा लाया गया था। अच्छा, कौन मान सकता था कि हम इतने मूर्ख थे? वर्तमान में लड़का म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन में उतरा है और हमने उसका स्थान ट्रैक कर लिया है, केवल ये पता लगाने के लिए कि यह हमेशा के लिए बदल रहा है, जैसे कि वह लगातार आगे बढ़ रहा है। केवल एक ही तकनीकी अलग अलग स्पेस टाइम के माध्यम से एक पूरे द्वीप को बुनने में सक्षम है। क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? कमांडर सिग्रिड ने कहा। हमें मत बताओ। हाँ, म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन गैलेक्सी वीवर में है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम इतने समय से इसे ट्रैक करने में असमर्थ हैं। इसे लगातार अलग अलग स्पेस टाइम में धकेला जा रहा है, और जिस व्यक्ति ने यह तकनीक लाई थी वह मो रिसर्च लेबोरेटरीज थी। इसका मतलब है कि वे एक तरह से म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं। दरअसल उनके मो का मतलब यही है, म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च लैब। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमने सच्चाई को इतनी स्पष्टता से देखा और अब तक इसे अनदेखा किया। चिंता मत करो सिग्रिड, मो रिसर्च लैब अब से 3 घंटे बाद इतिहास बन जाएगी। लेकिन हम गैलेक्सी वीवर की समस्या को कैसे हल करेंगे? कमांडर सिग्रिड कुछ देर चुप रहे, तो उन्होंने सभी से पूछा। हम अनुमानित स्थान का पता लगा सकते हैं और गैलेक्सी वीवर को रोक भी सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, और चूंकि वर्डस्पेस परिवार ने इसे सबसे पहले बनाया है, इसलिए हम उनकी मदद ले सकते हैं। हम कोड को क्रैक कर लेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा जो हमारे पास बहुत कम है। म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन में किड की तरह, अगर उसे खोज लिया गया तो ये बुरा होगा। इसलिए उसे एक सूचना भेजकर सूचित करें कि वह काम जारी रखे और कुछ समय के लिए म्यूटेंट संगठन के साथ खेले, जबकि हम गैलेक्सी वीवर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है वह उतना ही सक्षम है जितना आप सभी ने कहा, कमांडर सिग्रिड ने कॉल को लटकाने से पहले कहा। म्यूटेंट संगठन, तुम सच में बहुत होशियार हो, है न? लेकिन तुम अभी भी ईआईए की शक्ति को कम आंक रहे हो, बूढ़े आदमी ने सोचा, और उसने अपना डंडा उठाया और बट को जमीन पर पटक दिया। तुरंत उसके पैरों के नीचे एक रूनिक शकल दिखाई दिया। अंतरिक्ष के विकृत होने के कारण क्षेत्र में एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी और आदमी पूरी तरह से गायब हो गया। ज़ेरा की छाती लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे हो रही थी जब वह सिंहासन पर क्रॉस लेग करके बैठा था। उसकी दोनों हथेलियों पर, जो फैली हुई थी, एक अथाह काली गेंद थी जो हल्की जलन का भ्रम पैदा कर रही थी। उसके माथे पर नसों को हिलते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि उसके अस्तित्व से एक असंभव हत्यारी आभा निकल रही थी। जैसे ही खान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जिसमें भीतर जलती हुई लपटों का प्रभामंडल था, अंधेरे की 2 किरणें अंतरिक्ष में भड़क उठीं और उसके हाथों में मौजूद दोनों गेंदें गायब हो गईं।
ज़ेरा के मुंह से बासी सफ़ेद बाल बाहर निकल आए, जैसे ही उसके माथे की नसें गायब हो गईं और उसके चेहरे पर जानलेवा भाव गायब हो गए और उसकी हत्या करने की मंशा गायब हो गई। मैंने आखिरकार इसे समझ लिया है, उसने एक शानदार मुस्कान के साथ कहा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी फैली हुई हथेली पर ऊर्जा की एक काली गेंद रहस्यमय तरीके से जीवन में आई, जो एक काले प्रभामंडल के साथ धीरे धीरे जल रही थी। ज़ेरास अगले 10 मिनट तक लगातार उसे देखता रहा, फिर वह फिर से गायब हो गया। बस थोड़ा सा और मैं पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगा, वह बता सकता था। हालांकि अब वह कैच बॉल बना सकता है और उसे स्थिर रख सकता है। पहले की तरह वह बॉल को अपनी हथेली से दूर नहीं ले जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भूल रहा था, लेकिन वह जल्दी में नहीं था, वह समय आने पर इसका पता लगा लेगा। अब मुझे उन लानत नोटिफिकेशन को चेक करने दो जो पिछले 3 दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे। अध्याय 292, एक कमज़ोर व्यक्ति के रूप में माना जाता है। अब मुझे उन लानत सूचनाओं की जांच करने दो जो मुझे हफ्तों से परेशान कर रही हैं। ज़ेरास ने कार्ड निकालते समय अपने दांतों की दरार के भीतर से कहा, लेकिन जब उसने उस पर अनगिनत अधिसूचना पट्टियां देखीं तो वह चौंक गया। सिस्टम सूचनाएं। उत्परिवर्ती संगठन के 99.9% लोगों ने उनके जीन के साथ सफलतापूर्वक विलय कर लिया है। एलीट रैंकिंग में नंबर 2 केन वुड्रॉफ को छोड़कर सभी। पूर्णविराम। और उन्होंने विशेष रूप से पूरी दुनिया को इसकी घोषणा की है। ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा, लेकिन उससे पहले अनगिनत अधिसूचनाएं देखकर उसका आश्चर्य कम हो गया। रैंकिंग में नंबर 1 और एकमात्र ज्ञात सुपर रैंकर असमोस डेमोगोर्गन उत्परिवर्तन प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला व्यक्ति है। पूर्णविराम। एलीट रैंकिंग में नंबर 15 फिलिप सीमो एक आम आदमी से 3 चालों से भी कम समय में हार गया है। पूर्णविराम। एलीट रैंकिंग में नंबर 17 हीरा गुओ एक आम आदमी इनारी यूरी से हार गया है और इसलिए उसने छात्रावास का कमरा बदल लिया है। एलीट रैंकिंग में नंबर 10 ज़ूरो बर्ग एक आम आदमी अनाची मिरोनी से हार गया है और इसलिए उसकी जगह ले रहा है। कुल 10 लोग पहले ही एलीट रैंकिंग से कॉमनर रैंकिंग में गिर चुके हैं। यह पागलपन है, वे इतनी तेजी से कैसे गिर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ज़ेरास ने आश्चर्य जताया एलीट रैंकिंग के हारने की पागल अधिसूचना देखकर। छात्र रैंकिंग में दूसरे और शीर्ष एलीट रैंकर कैन वुड्रॉफ को कुल 15 बार चुनौती दी गई है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है और प्रोटोकॉल के अनुसार अगर वह अभी भी चुनौती को स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे कॉमनर रैंक से बाहर कर दिया जाएगा। जाहिर है कि वे मुझे चुनौती देने के लिए उत्साहित होंगे। ये जानने के बाद कि मैं अभी जीनोम के साथ घुल मिल नहीं पाया हूँ, उन्हें लगता होगा कि मैं कोई बहुत अच्छा किसान हूँ और हर कोई किसानों का इस्तेमाल करके आसानी से एलीट रैंकिंग में नंबर 1 की स्थिति पर पहुँच जाएगा। ये सबसे सुंदर सोच है, ज़ेरास ने नाक भान से कुड़ी। दुर्भाग्य से मैं रैंकिंग से बाहर नहीं होना चाहता, इसलिए निष्क्रिय खोखला डोमेन। तुरंत ही उसका खोखला डोमेन कौशल गायब हो गया, जिससे ज़ेरास का पता चला जो अपने कमरे के बीच में क्रॉस लेग करके बैठा था। जमीन से उठते हुए ज़ेरास ने बैकपैक से म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन की वर्दी पकड़ी, एक मोटी लाल वर्दी जिसमें शॉर्ट आर्म और गोल नेक टॉप के साथ एक लंबी लेग ट्राउजर थी जो टखने तक पहुंचती थी। इसे पहनकर वह आत्मविश्वास से बाहर निकलने की ओर बढ़ा। अब समय आ गया था कि वह कुछ लोगों को लात मारे। म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन के छात्रावास के कमरों के बाहर एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, अराजकता। एक मोटा शरीर तेजी से ज़ेरास की ओर बढ़ रहा था, उसके मुंह से खून के दांत निकल रहे थे और अचानक उसके हाथ सांप की तरह उसके बड़े गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार रहे थे, जिससे वह बेचारा तुरंत उस ओर उड़ रहा था जहां से वह आया था। बेवकूफ़, तुम मेरा दरवाजा तोड़ना चाहते हो? ज़ेरास ने अपने हाथों से नाक और खून पोंछते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई और वह मृग तृष्णा बन गया। वार। ऊपर से उसके सिर पर एक ब्लेड से वार किया गया, जिससे ज़ेरा का शरीर तुरंत 2 हिस्सों में बंट गया और जहां वह था वहां 1 मीटर गहरा छेद हो गया। 2 विशाल पैरों के निशान ठीक उसी जगह पड़े जहां तेज दरार थी और जिम्मेदार व्यक्ति धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। एक गैर उत्परिवर्ती के लिए तुम बहुत तेज हो, ज़ेरा के कानों में आवाज़ गूंजी जब उसने मांसल युवक को देखा और उसे एक मजाकिया मुस्कान दी। उसकी वर्दी से उसका पूरा शरीर उभरा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर नसें फड़क रही थीं, लेकिन ज़ेरास ने उसे सिर्फ एक पल के लिए देखा और फिर अपना ध्यान छत की ओर लगाया। और वहां उसने देखा कि छत पर बैठे 5 अन्य छात्र उसे एक क्रूर मुस्कान के साथ देख रहे थे। तो वे मेरे छात्रावास के कमरे की छत पर बैठे थे और मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, ज़ेरास ने सोचा। और चूहे ने आखिरकार उस छेद से बाहर निकलने का फैसला कर लिया जिसमें वह इतने दिनों से था। तुम शिकारियों का समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें पता है। आवाज़ दूसरे छात्र की थी जो ज़ेरा की छत से नीचे कूद गया और उन मजबूत छात्रों के पास जा गिरा। तुरंत बाकी 4 उसके साथ कूद पड़े और फर्श पर अलग अलग दरारें बनाते हुए जहां वे उतरे। नियम यह है कि आप एक दिन में कुल 5 से लड़ सकते हैं और यह एक लड़ाई है, इसलिए मुझे लगता है कि हम में से एक बाहर हो जाएगा।
लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, मुझे यकीन है कि इससे पहले कि यह होता, आप हार चुके होते, पहले ने कहा, जबकि जेरास ने उसे एक सादे, कम भाव के साथ देखा। तो अपनी पसंद चुने, आलसी बदमाश। हम में से कौन पहले आपकी पिटाई करना चाहता है? समूह में से एक महिला ने कहा, अपनी दोनों मुट्ठियां आपस में टकराते हुए, जैसे कि उनसे अजीब तरह से शॉकवेव निकल रही हो, जबकि दो लोहे के टकराने की आवाज़ लगातार गूंज रही हो। दिलचस्प, ऐसा लग रहा था कि उत्परिवर्तन ने वास्तव में उन पर एक चमत्कार किया है, लेकिन उन्होंने अपने पिछले स्व को भी पूरी तरह से त्याग दिया है। जेरास ने खुद से सोचा, क्योंकि वह उनसे अब और मन की खेती महसूस नहीं कर सकता था, जिसका मतलब है कि वे किसी तरह से अपंग हो गए हैं। वे सभी अब अविश्वसनीय मात्रा में परमाणु ऊर्जा से लबालब थे, जिससे वे अपनी स्वाभाविक पूर्वावस्था को पार कर गए, साथ ही उन्हें असंभव काया का आशीर्वाद भी मिला। मैं वास्तव में इस लड़ाई का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि यह पहली बार है जब मैं एक सच्चे म्यूटेंट से लड़ रहा हूं, भले ही यह अभी शुरुआती चरण में हो। तो आप सभी एक ही समय पर आएंगे, है न? क्या? तुरंत वे चौंक कर चिल्ला उठे, क्योंकि पूरे छात्र के कार्ड में एक अधिसूचना बज उठी। सिस्टम अधिसूचना, रैंकिंग में दूसरे और नंबर 1 एलीट छात्र कैन वुड्रोफ ने एक ही समय में कुल 6 चैलेंजर से लड़ने का फैसला किया है। उन्हें 50 डेथ पॉइंट दिए गए थे। क्या? यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ घटना थी, क्योंकि हर छात्र ने एक ही समय में उस शब्द को चिल्लाया, ठीक है, एक छात्र को छोड़कर जो वर्तमान में अपने नथुने से धुआं निकाल रहा था। और तुरंत उन्होंने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया और दूसरे छात्रावास की ओर तेजी से भागे। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कोई भी चूकना नहीं चाहता था, क्योंकि वे ये चमत्कार देखना चाहते थे कि कैसे एक गैर म्यूटेंट 6 म्यूटेंटों को हरा देगा। अध्याय 293, तुरंत सम्मान प्राप्त करना। उस स्थान के आसपास का पूरा क्षेत्र और इमारतों की छतें सैकड़ों प्रतिभागियों से भरी हुई थीं, जो सभी नीचे की ओर देख रहे थे कि वर्तमान में क्या हो रहा है। आप हम सभी को एक ही समय में चुनौती देना चाहते हैं? उन्होंने अपनी आंखों में हैरानी के साथ पूछा, जिस पर जेरास ने सिर हिलाया। क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? आपका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने आपका मजाक कब उड़ाया? यह मेरे मुंह से नहीं निकला। फिर मर जाओ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उस तगड़े युवक की आवाज़ गूंजी, जो तुरंत जेरास के सामने आ गया। वार! तुरंत उसका खंजर जेरास से नीचे की ओर वार करता है, जो बगल की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि खंजर उसकी नाक से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर वार करता है, इससे पहले कि जेरास भी आगे बढ़ता है। एक पल में नीले रंग के तराजू उसके पूरे पैरों को कसकर ढक लेते हैं और वह अपने शरीर के भीतर की हर शक्ति को अपने बाएं घुटने में निर्देशित करता है। धमाका! जेरास ने अपना पैर उठाया और फिर उसके बाएं पैर के नीचे की जमीन कांच की तरह चकनाचूर हो गई और फिर उस युवक के पेट पर घुटने से तेज वार किया गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसका शरीर बेतरतीब ढंग से पीछे की ओर फेंका गया, उसका सिर जेरा के घर को थामे हुए खंभों में से एक पर जा लगा और फिर वह दीवार पर अपनी पीठ झुकाए बिना बैठ गया। उसे एक ही घुटने के प्रहार से बेहोश कर दिया गया था। जेरास द्वारा धीरे धीरे अपने उठे हुए पैरों को नीचे रखने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, क्योंकि वे सभी सदमे में थे और वहां अविश्वसनीय सन्नाटा था। एक म्यूटेंट को एक ही झटके में बेहोश कर दिया गया। आप जानते हैं कि सभी एक ही समय में मेरे पास आए तो बेहतर होगा। कम से कम आपके जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, जेरास ने उनसे कहा, जबकि वे सभी पहले नजरें मिला रहे थे। धमाका! वे सभी एक ही समय में आगे बढ़े और एक तंग घेरा बनाते हुए तुरंत उसके चारों ओर दिखाई दिए। एक ही समय में हवा में लात और भूसे की बौछार हुई, जिससे एक हिंसक चक्राकार लहर पैदा हुई जिसने पूरे स्थान को तहस-नहस कर दिया। अच्छा, और उससे भी अधिक अविश्वसनीय गति से जेरा के पूरे शरीर पर नीले रंग के तराजू छा गए। और भी अधिक पागल गति से वह 360 डिग्री की गति में तुरंत मुड़ गया, जैसे ही घूंसे की मृगतृष्णा तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ी। और उनके चेहरों पर एक हैरान करने वाला भाव था, वे सभी 3 कदम पीछे चले गए। क्या? फिर से जब वे आगे बढ़े तो हवा में एक जोरदार गर्जना हुई, जेरा की ओर घूंसे और लात की एक और झड़ी। धमाका! धमाका! अराजकता की आंखों को सक्रिय करें, डैश को सक्रिय करें। जबकि अन्य छात्रों पर हमलों की झड़ी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जेरा के लिए वे इससे धीमे नहीं हो सकते थे। छी, कमजोर! और तुरंत उसने अपना दाहिना पैर उठाया और हर मुट्ठी पर ठीक आगे की ओर किक मारता हुआ तुरंत घूम गया। धमाका! धमाका! और उनमें से 5 को 10 मीटर तक पीछे की ओर घुमाया गया और उनका इंतजार किए बिना वह आगे बढ़ा और तुरंत एक युवक के सामने आ गया। बूम! नीले रंग की तराजू से ढकी एक मुट्ठी हवा में मक्खन में चाकू की तरह चुभ गई और तुरंत युवक के चेहरे के सामने आ गई। और तुरंत वह तेजी से पीछे की ओर मारा गया और जल्दी ही दूर में गायब हो गया। तुरंत जेरास एक बार फिर आगे बढ़ा और एक युवक के पीछे दिखाई दिया, उसके हाथ उसके बालों को पकड़ रहे थे और अगले ही सेकंड में उसे उसके पैरों से खींच लिया गया। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और जेरेबुवान का चेहरा जमीन में धंस गया, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, और वह तुरंत बेहोश हो गया।
अजीब लोहे की मुट्ठी वाली महिला अचानक जेरास के सामने आ गई, उसकी मुट्ठी तेजी से आगे की ओर मुड़ गई और तुरंत झटके की लहरें उठी और जेरा का सिर मुट्ठी में रखे भयानक बल से पीछे की ओर झटका। सागा के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि उसका पूरा मुक्का जेरा के चेहरे पर जोर से दबा हुआ था, लेकिन वह तब अवाक रह गई जब जेरा के मुंह से उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा था। तुरंत सफ़ा 3 कदम पीछे हट गई और उसने उस अजीब युवक को देखा जिसने अपने मुंह से खून को एक तरफ थूक दिया था और फिर अपनी नाक से बहते खून को पोंछ दिया। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा धातु का हाथ वास्तव में कितना जोर से मुक्का मार सकता है, और मुझे कहना होगा तुम सच में बहुत जोर से मुक्का मारते हो। जेरास ने मुस्कुराते हुए तारीफ की, जबकि सफ़ा ने खाली नज़रों से देखा। क्या वह पागल है? यह विचार उसके गले में अटक गया जब अचानक उसके चेहरे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर उसकी तीखी नीली आंखें दिखाई दी, उसकी गर्म सांसें उसके गालों पर। क्या तुम नहीं देखना चाहती कि मैं भी कैसे मुक्का मारती हूँ? ये आखिरी शब्द थे जो उसने सुने, इससे पहले कि उसे अपने सिस्टम में एक अविश्वसनीय शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ जो उसके पेट में चुभने वाले दर्द का स्रोत था, और वह तुरंत बेहोश हो गई। अब उसके सामने 2 युवक खड़े थे जो तुरंत पीछे की ओर मुड़ गए और दूर चले गए, लेकिन जब जेरास उनके सामने आया तो वे दूर नहीं गए। दोनों के सिर को अपनी हथेलियों में पकड़कर उसने दोनों को एक दूसरे से टकराया, जिससे दोनों युवकों का शरीर लंगड़ा हो गया और उसने उन्हें एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने आखिरकार छत पर छात्रों की सभा को देखा और वह तुरंत बदलाव महसूस कर सकता था। कोई शब्द नहीं बोला गया, उस पर पड़ने वाली तिरस्कार भरी निगाहें हट गई हैं। आम लोगों ने पहले उसे इस तथ्य के कारण नीचा देखा कि वह विलय से नहीं आया था। उनके लिए ये पहले से ही एक स्वचालित विफलता थी और उन्होंने सोचा कि जेरास ने इसे विफल कर दिया क्योंकि वह सो रहा था या बस आलसी था। ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ तो स्वाभाविक रूप से उसे सम्मानित करने का कोई कारण नहीं था और वह एक आंखों का कीड़ा बन गया। लेकिन अब उसे 5 म्यूटेंट की देखभाल करते हुए देखकर तिरस्कार भरी निगाहें तुरंत दूर हो गईं और फिर सदमे और फिर सावधानी ने उनकी जगह ले ली। बिना कुछ कहे जेरास ने बस अपने हाथ जेब में डाले और अपने कमरे में वापस चला गया और दरवाज़ा उनके चेहरे पर बंद कर दिया। कम से कम मैं अगले 3 दिनों तक अच्छी तरह आराम कर सकता हूँ। अध्याय 294 स्विफ्ट वाइप आउट मिशन 1। जीरस ने राहत की सांस ली क्योंकि वह कमरे में वापस आ गया था। उसे एक तरह की लड़ाई की उम्मीद थी, लेकिन लगता है म्यूटेंट पाथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। वह कुछ ही मिनटों में उनमें से 6 को विभाजित करने में सक्षम था। लेकिन ये समझ में आता था, उसे चुनौती देने वाले 6 छात्र सामान्य छात्र थे जो अपने विलय से पहले प्रारंभिक उल्का रैंक चरण में थे। उनके विलय के बाद भी उनकी ताकत कभी कभी मध्य उल्का रैंक चरण की सीमा को पार कर जाती है। जेरस के लिए वह अपनी प्राकृतिक ताकत के साथ 10 मिनट से भी कम समय में अपने जैसे मध्य उल्का रैंक चरण को नष्ट कर सकता था। लड़ाई के दौरान अपने एस्ट्रल टाइटन जीन को सक्रिय करना अधिक कठिन था और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने आसानी से उन सभी को हरा दिया। केवल उसके जैसे एलीट ग्रेड वाले जो अपने सम्मलन प्रक्रिया से पहले मध्य उल्का रैंक चरण में थे, वे जेरा का पूर्ण ध्यान प्राप्त करने में सक्षम होंगे, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था एक बार जब वे अपने पहले जीन के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी शक्ति छद्म कॉस्मिक रैंक विशेषज्ञों के चरण तक पहुंचने के लिए बढ़ सकती है। केवल ऐसे लोगों को ही उसे गंभीरता से लेना होगा और उनके साथ संघर्ष करना होगा। अपने एस्ट्रल टाइटन जीन का उपयोग करने की रणनीति न केवल उसकी शक्ति को बेहतर बनाने के लिए थी, बल्कि इससे भी अधिक वह उनसे जल्दी से छुटकारा पा सकता था ताकि अन्य छात्रों के दिलों में डर पैदा हो सके। अगर उसने अपनी शारीरिक शक्ति से उन्हें हराने का विकल्प चुना होता तो लड़ाई खत्म होने में लगभग 1 घंटा लग सकता था, और अगर वह जीत जाता तो इससे अन्य छात्रों में डर पैदा नहीं होता जो सोचेंगे कि वे एक दिन उसे हरा देंगे और उसे हरा देंगे, और इससे उन्हें हर दिन कमज़ोर लोगों से लड़ने में समय बर्बाद करना पड़ेगा। लेकिन उसने जो किया उसके बाद वे उसके पास जाने से भी डरेंगे और केवल सच्चे आत्मविश्वास वाले ही उसे चुनौती देने की हिम्मत कर पाएंगे, और इससे उसके युद्ध कौशल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एआई के विपरीत म्यूटेंट संगठन के पास ऐसी कक्षाएं नहीं हैं जिनमें सभी को भाग लेना चाहिए। यह आपके म्यूटेशन कल्टीवेशन पथ में आपकी मदद करने के लिए एक दूत को बुलाने के क्रम में काम करता है। यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ा या कुछ चीज़ों की समझ की कमी है तो आप बस दूत का ध्यान उस ओर आकर्षित कर सकते हैं। बेशक दूतों के लिए अलग अलग ग्रेड हैं, जिसका अर्थ है आपकी समस्या के लिए मदद और संतुष्टि के विभिन्न ग्रेड। यहीं पर रैंकिंग में उच्च ग्रेड के दूत के लाभ आते हैं। बेशक दूत के साथ नियुक्ति के लिए निस्संदेह मृत्यु बिंदुओं की आवश्यकता होगी। जेरास के लिए उसे वास्तव में दूत की मदद की जरूरत नहीं थी। वह म्यूटेशन पथ के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और मूल रूप से वह स्वतंत्र था, और उसे ये तय करना था कि वह अपने खाली समय का उपयोग कैसे करेगा। बेशक वह अपने स्वाभाविक लक्ष्यों के अलावा आलस्य नहीं कर सकता। संगठन में कमज़ोर लोगों के म्यूटेशन पथ में मजबूत होने की भी संभावना थी। आखिरकार उन्हें म्यूटेंट बने हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं।
अगर वे कड़ी ट्रेनिंग करते रहे तो वे जल्द ही समझ जाएंगे कि फ्यूज़न कैसे काम करता है और अपनी ताकत तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। अगर वह सिर्फ आलस्य करता रहा तो ये सिर्फ समय की बात थी कि वे उसे पकड़ लेंगे। इसलिए उसे अपनी ताकत बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना था। उसका सबसे अच्छा दांव था अपने कल्टीवेशन बेस को जल्दी से जल्दी बढ़ाना और लेट मेटियोर रैंक स्टेज को जल्द से जल्द सिखाने की कोशिश करना, लेकिन म्यूटेंट संगठन में मन बहुत कम था। ये समझ में आता था क्योंकि म्यूटेंट संगठन म्यूटेंट पथ पर ध्यान केंद्रित करता है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में परमाणु विकिरण का उपयोग करता है, इसलिए मन की बहुत ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तक कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए वह मन की कमी के कारण अपने कल्टीवेशन बेस को नहीं बढ़ा सका, जिससे उसे केवल एक ही काम करना पड़ा, और वह था अपने कैश मन के बारे में सीखते रहना और जितनी जल्दी हो सके उस पर पूर्ण नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश करना। और यही ज़ेरास ने किया, क्योंकि उसके पैरों के नीचे से छाया के तने उभर आए, अंधेरे का एक बड़ा कोकून जल्दी से उसके पूरे शरीर को घेर लेता है और कमरा एकदम शांत हो जाता है। योजक चिन्ह। एमो रिसर्च लैब। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी जो ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग खोज करने के लिए जिम्मेदार थी जिसने जेनेटिक्स और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सुधार किया है। समूह की स्थापना अरोहा शहर में हुई थी, जिसे पृथ्वी के सबसे महान शहरों में से एक के रूप में जाना जाता है, जो सेलेस्ट्रिया परिवारों के क्षेत्र में है, लगभग 15 वर्षों से, और यह हमेशा दिमाग को चकरा देने वाले आविष्कारों के साथ सामने आया था, जिससे अन्य संगठनों और लोगों का सम्मान भी अर्जित हुआ था। लेकिन आज एमो रिसर्च लैब का पूरा क्षेत्र एक विशाल 20 मीटर लंबा मल्टी बिलियन स्टार कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर घातक रूप से शांत था क्योंकि सैकड़ों ईआई युद्धपोत इसके ऊपर तैर रहे थे। इसने पूरे वातावरण में भय और सतर्कता का माहौल पैदा कर दिया क्योंकि ईआई जहाज बिना किसी हरकत के उनके ऊपर खड़े थे। एक खूबसूरत गुलाबी बालों वाली महिला अचानक ईआई बेड़े के सबसे बड़े अंतरिक्ष यान में से एक से बाहर निकली। जब वह संगठन के ऊपर हवा में खड़ा था, उसकी खूबसूरत गुलाबी आंखें भावहीनता से नीचे देख रही थीं। एमो रिसर्च लैब के एक कमरे में एल्डेरिया कुछ गणनाओं में व्यस्त थी, तभी अचानक उसे संरचना के ऊपर इंटेंस जूम इन की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वह असामान्यता पर अपनी भौहें सिकुड़ने लगी। क्या एमो रिसर्च लैब के ऊपर कुछ भी न उड़ने के कानून पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? उसने बालकनी में जाने से पहले झुंझलाहट के साथ सोचा, ये देखने के लिए कि उपद्रवी कौन थे, लेकिन उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल गया जब उसने हवा में अंतरिक्ष यान के बेड़े को देखा, जिस पर विशाल शब्द ईआई स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? उसने सोचा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें गिर रही थीं क्योंकि उसके दिमाग में सैकड़ों अनुमान तेजी से बन रहे थे और उसे उनके सिर के पीछे एक विशेष प्रकार की झुंझलाहट महसूस हुई। ईआई का उनके रूटॉप पर होना एक अच्छा शगुन नहीं था और उसे बस मामले में त्वरित और व्यावहारिक निर्णय लेने थे, और उन निर्णयों में से एक था उस व्यक्ति को सूचित करना। अध्याय 295 स्विफ्ट वाइप आउट मिशन 2। पाक बकवास। ये तीव्र कराहने और खुशी की चीखों की आवाज़ थी जब एल्ड्रिया लंबे गलियारे से गुजरते हुए एक लाल रंग के दरवाजे की ओर बढ़ी जहां से सेक्स की आवाज़ आ रही थी, और दरवाजे के सामने पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली। दरवाज़ा खटखटाने से पहले अपने दिमाग को सभी विकर्षणों से दूर रखने की पूरी कोशिश की। दस्तक दस्तक दस्तक। 30 डिग्री तक के तापमान वाले भाप से भरे गर्म कमरे में बड़े बिस्तर पर 4 आकृतियां देखी जा सकती थीं, जिस पर एक साथ सो रहे 10 पुरुषों को कोई परेशानी नहीं होगी। कुल 3 महिलाएं और 1 पुरुष थे। 2 महिलाएं जमीन पर निश्चल पड़ी देखी जा सकती थीं, उनकी आंखें उनकी आंखों के पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं, उनके पैर चौड़े थे, दूधिया सफ़ेद तरल पदार्थ उनके पैरों से टपक रहा था। दोनों महिलाओं के बीच में 2 आकृतियां एक दूसरे को भयंकर आलिंगन में जकड़े हुए देखी जा सकती थीं, जबकि महिला की जंगली कराहें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, जो नीचे की आकृति में आगे पीछे हिल रही थीं। कराहने की आवाज़ तीव्र चरम पर पहुंच गई थी। जैसे ही गति एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई, अचानक दस्तक दस्तक दस्तक। तेज दस्तक की आवाज़ पूरे स्थान में गूंज उठी क्योंकि हरकत तुरंत रुक गई। बिस्तर पर पड़ी आकृति से एक अविश्वसनीय हत्या का इरादा फूट पड़ा। महिला को दबाने के लिए पर्याप्त था क्योंकि वह दूसरी महिला पर गिर गई। उसके हाथ उसकी गर्दन पर थे और उसकी आंखें जल्द ही पीछे की ओर मुड़ गईं। बिस्तर पर पड़ी आकृति धीरे धीरे उठ खड़ी हुई, जिससे पता चला कि वह एक मांसल आदमी था जिसके पेट और पेट अच्छी तरह से परिभाषित थे। लेकिन उसके बारे में सबसे ज्यादा आकर्षक उसका चेहरा था, जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर था, शायद एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी के लिए थोड़ा सुंदर। उसके चेहरे पर जलन के साथ वह दरवाजे की ओर मुड़ा। उसकी हत्या करने की मंशा दिमाग सुन्न करने वाले स्तर पर पहुंच गई और वह गुस्से में खड़ा हो गया। जल्दी से कपड़े पहने। यह एक अच्छी बात होनी चाहिए या तुम मेरी साधना में हस्तक्षेप करने के लिए भुगतान करोगे, आदमी ने दरवाजे की ओर चलने से पहले दांत पीसते हुए कहा। और वह कौन है? उसने दरवाज़ा खोलते हुए चिल्लाया, लेकिन जब उसने देखा कि वह आकृति कौन थी तो उसकी आवाज़ उसके गले में अटक गई। ओह, किसने अनुमान लगाया होगा कि यह महान श्रीमती एल्ड्रिया थी? कृपया मेरे अनादर को क्षमा करें, कृपया अंदर आएं।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसे केवल एक अविश्वसनीय रूप से तेज खर्राटे की आवाज़ मिली जो भयानक तिरस्कार से भरी हुई थी। हाँ, जैसे मैं तुम्हारे जैसे शैतान त्यागी कामुक कमीने के कमरे में आऊंगी, एल्दर्स ने सोचा, लेकिन फिर भी उसने अपनी भावहीन अभिव्यक्ति बनाए रखी। यह हमारे पूरे हवाई क्षेत्र में इकट्ठा हो गया है। क्या? वह आदमी अनजाने में चौंक कर उछल पड़ा और उसने अपनी नज़र ऊपर की ओर घुमाई। उसके अंदर एक हरा प्रभामंडल चमका और फिर वह जल्दी से गायब हो गया। उन्होंने वाकई पूरी जगह को बंद कर दिया है। धिक्कार है, इतने सारे बेड़े के साथ वे यहाँ मजाक करने के लिए नहीं आए हैं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आदमी ने कहा। उसके चेहरे से चंचलता के सभी लक्षण गायब हो गए और वह गलियारे से तेजी से चला गया। जल्द ही बालकनी से ऊपर उठकर वह धीरे धीरे यह अंतरिक्ष यान की ऊंचाई तक पहुंच गया और गुलाबी बालों वाली महिला के सामने आगे बढ़ा। यह मेजर, उसने महिला की छाती पर लगे बैज को देखकर चौंक कर सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्वागत करने वाली मुस्कान बनी रही क्योंकि वह उसकी भावहीन पुतलियों को देखने के लिए मुड़ा। हमारे इस मामूली बेस को यह की इतनी शानदार यात्रा का क्या सम्मान है? उसने महिला के सामने पहुंचते ही पूछा, उससे 10 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए। उसके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। क्या आप इस बेस के सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी हैं? गुलाबी बालों वाली महिला की आवाज़ गूंजी, जिसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आप सच्चाई से बिल्कुल दूर नहीं हैं। मैं ओलिवर बुरोस हूँ, एमो रिसर्च लैब का संरक्षक। उस आदमी ने अपने चेहरे पर गर्व के साथ कहा। हम यह के उच्च अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आदेश दे रहे हैं कि इस जगह से कोई भी जीवित अंदर या बाहर न आए। हम केवल आपका सहयोग चाहते हैं, गुलाबी बालों वाली महिला ने कहा, जिसे सुनकर ओलिवर का चेहरा बदल गया। कुछ भी जीवित बाहर या अंदर नहीं आता। क्या वे उन्हें धमका रहे थे? और क्या मैं इस तरह के अपमानजनक अनुरोध का कारण जान सकता हूँ? ओलिवर ने पूछा और उसकी सारी मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई। क्योंकि यह के उच्च अधिकारियों ने इसका आदेश दिया था। बस इतना ही? ओलिवर ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, उसने रूखेपन से जवाब दिया। तो मुझे डर है कि हम इस तरह के बेबुनियाद कारण के लिए इस तरह के अपमानजनक अनुरोध पर सहमत नहीं हो पाएंगे। मुझे खेद है, लेकिन आपको जाना होगा। ये ठीक है, उच्च अधिकारियों ने भी भविष्यवाणी की है कि, गुलाबी बालों वाली महिला ने कहा और अपनी जेब से एक संचार उपकरण निकाला और एक नंबर डायल किया। नमस्ते रेहाना, कैसा चल रहा है? कमांडर सिग्रिड, एमो रिसर्च लैब ने अनुरोध के साथ जाने से इनकार कर दिया है और हमें जाने के लिए कहा है। हमें आगे क्या करना चाहिए, सर? उन्हें पूरी तरह से मिटा दें। समझ गया, सर। और उसने बाद में अपनी डिवाइस को अपनी जेब में रख लिया, बिना कोई और शब्द कहे अपने हाथों को नीचे की ओर फैला दिया। तुरंत सैकड़ों या स्पेसशिप में हलचल मच गई और ओलिवर का चेहरा बदल गया और उसके माथे पर एक गुस्से वाली नस दिखाई दी। TCH, जैसे मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति दूंगा। वह जोर से दहाड़ा, जैसे उसके शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। लाल रंग का एक स्तंभ आकाश में फूट पड़ा, तुरंत आकाश को चीरता हुआ। यदि आप एमो रिसर्च लैब को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे माध्यम से जाना होगा। ओलिवर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गया जब उन गुलाबी आंखों ने उसे देखा। सच में, लेट कॉस्मिक रैंक स्टेज पर एक प्राणी का एक अलौकिक दबाव अविश्वसनीय शक्ति के साथ दुनिया में फट गया, पूरी दुनिया को भयानक शक्ति में डुबो दिया जिसने आसपास के स्थान को ध्वस्त कर दिया क्योंकि अगले ही सेकंड में ओलिवर का चेहरा खून से लथपथ दिखाई दे रहा था। अध्याय 296, स्विफ्ट वाइप आउट मिशन 3। शीर्ष कॉस्मिक रैंक चरण। मानवता द्वारा संभावित रूप से प्राप्त की जा सकने वाली शिखर के बहुत करीब एक साधना आधार। ऐसा लगा जैसे कोई देवता मनुष्यों के बीच उतर आया हो, और तुरंत ओलिवर का चेहरा सदमे में विकृत हो गया, इससे पहले कि उसके मुंह से एक शोकपूर्ण चीख निकल जाए। दबाव, दिमाग को झकझोर देने वाला दबाव। यह इतना महान था कि वह, एक मध्यम कॉस्मिक रैंक चरण भी इसका विरोध करने की उम्मीद नहीं कर सकता था, और धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा था। बेपरवाही से वह जमीन पर गिर गया, उसके नीचे की जमीन रहस्यमय तरीके से और जल्दी ही धंस गई। धमाका, और तुरंत उसकी नसें फटने लगी, उसके ऊतक फटने लगे और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगा। भले ही उसकी प्रतिद्वंद्वी ने बस अपने हाथ जोड़े और उसे भावहीनता से देखा, और फिर उसे एहसास हुआ वह दबाव से मर जाएगा। मौत, यह एक ऐसी भावना थी जिसे स्वीकार करना आसान नहीं था, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने सिर्फ अपने साधना आधार को मध्य ब्रह्मांडीय रैंक चरण तक बढ़ाने और गैलेक्सी रैंक चरण तक पहुंचने की उम्मीदों के साथ इतना कुछ सहा हो। लेकिन अब वह शिखर ब्रह्मांडीय रैंक चरण में अपने प्रतिद्वंद्वी से हार जाएगा। यह एक गहरा अफसोस था। उसने म्यूटेंट संगठन को उसे यहां लाने के लिए दोषी ठहराया। जब उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया तो वह और भी उलझन में था। उसका सुंदर चेहरा, लंबी गुलाबी हवा और सुंदर गुलाबी आंखें। इतनी छोटी, वह इतनी कम उम्र में शिखर उल्का रैंक चरण तक कैसे पहुंच सकती है? आखिर वह कौन है? काबूम, उसके शरीर से खून की बौछारें और खून बह रहा था जो पूरे स्थान पर फैल गया। जमीन पर 10 मीटर की गहराई दिखाई दे रही थी। एक मध्य ब्रह्मांडीय रैंक चरण बस ऐसे ही मर गया।
एल्डेरिया ने जगह के एक तरफ से आदान प्रदान देखा और जब उसने महिला की साधना देखी तो उसके चेहरे से सारा खून सूख गया। पीक कॉस्मिक रैंक, बकवास, हम सब बर्बाद हो गए हैं। और तुरंत वह सैकड़ों गलियारों से गुजरते हुए एक खास जगह की ओर तेजी से भागती हुई दूर की ओर भागने लगी। इमारत के एक हिस्से के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने जल्दी से अपना हाथ बगल में लगे लाल स्कैनर पर रखा, क्योंकि उसे तुरंत स्कैन किया गया था, और दरवाज़ा खुल गया। तुरंत वह उसमें से निकल गई। बगल में एक दीवार के सामने दिखाई दी। जैसे ही उसने उस पर 2 बार टैप किया, वह जगह अचानक खुल गई। अपने हाथों को अंधेरे स्थान में डुबोते हुए उसने संचार उपकरण निकाला और तेजी से एक नंबर डायल किया। क्या कोई समस्या है, एल्डेरिया? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ आई। हाँ सर, हम पर EIA ने हमला किया है। उनके कैप्टन ने ओलिवर को मार दिया है। वह पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज पर गुलाबी बालों वाली महिला थी। अब वे बेस को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से मिटाने का फैसला किया है, एल्डेरिया ने जवाब दिया। एक और विनाशकारी विस्फोट की आवाज़ पास से आ रही थी, क्योंकि उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया था। मैं समझ गई, आकृति ने जोर से सोचा। क्या आप मेरे लिए टेलीपोर्टर खोल सकते हैं, सर? मुझे इस जगह से बाहर निकलने की ज़रूरत है इससे पहले कि वे इस इमारत को भी उड़ा दें। वह लगभग डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने फ़ोन के दूसरी तरफ से पूरी तरह से चुप्पी का स्वागत किया। हेलो सर, क्या आप वहाँ हैं? हेलो हेलो, उसने बार बार पुकारा। एल्डेरिया, ये सच है कि इस संचारक का उपयोग करके मैं आपके लिए म्यूटेंट संगठन में वापस जाने के लिए एक पोर्टल खोल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं पोर्टल खोलती हूँ तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज की इंद्रियों से बच नहीं पाएगी, और वह तुरंत हमारे बेस पर लॉक हो सकती है और कुछ ही सेकंड बाद उसमें दिखाई दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे साथ क्या होगा? एल्डेरिया ने पूछा। उसका दिल, जो पहले से ही अधिकतम स्तर पर धड़क रहा था, जल्दी ही अपनी सीमा को तोड़ दिया। आपने संगठन के लिए अविश्वसनीय रूप से महान कार्य किया है, एल्डेरिया। आपके बलिदान को याद किया जाएगा। और फिर कॉल टूट गई। केवल एल्डेरिया को अकेला छोड़ दिया, जिसकी आंखें पहले से ही तश्तरी की तरह चौड़ी हो गई थी, क्योंकि उसके हाथों में डिवाइस नीचे की ओर खिसक गई थी। खोया और त्यागा हुआ, क्या शब्दों में विश्वासघात के दर्द का वर्णन किया जा सकता है? और उसके घुटनों ने अचानक अपनी सारी ताकत खो दी, क्योंकि वह जमीन पर लंगड़ा कर गिर गई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और उसने अपने दोनों घुटनों को अपने आप से चिपका लिया। आखिरी चीज जो उसके दिमाग में आई वह उसका परिवार था। उसकी खूबसूरत माँ, उसके मेहनती पिता और उसका छोटा भाई। मैंने वादा किया था कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा कि ऊपर से एक विशाल मिसाइल नीचे की ओर फट गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन पहले से ही टुकड़े टुकड़े हो रही थी। और एल्डेरिया आखिरकार उन शब्दों को समझ पाई जो उसने एक बार मृत्यु के बारे में पहले सुने थे। जब मृत्यु आती है तो आपको 1 घंटे और मेहनत न करने, उस व्यावसायिक कॉल को न लेने, अपनी कंपनी बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास न करने का पछतावा नहीं होता। एकमात्र अफसोस यह है कि आपने अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया। रेहाना आसमान पर खड़ी थी और उसने देखा कि पूरा रिसर्च लैब टूटकर पत्थर बन गया है और खून के छींटे पड़ रहे हैं, जबकि संगठन के सभी लोग, चाहे वे जीवित हों या मृत, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और उसने तुरंत अपना डिवाइस निकाला और नंबर डायल किया। हेलो रेहाना, कैसा चल रहा है? दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज गूंजी। सब हो गया सर, म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च लैब पूरी तरह से खत्म हो गई है, उसने भावहीनता से जवाब दिया। अच्छा, मुझे पता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, रेहाना। ऐसा लगता है कि उस अभियान पर तुम्हारे जाने का फैसला करने में हमने जो साल लगाए, वे बिल्कुल भी बेकार नहीं गए। कमांडर सिगरेट की उत्साहित आवाज उसके कानों में गूंजी। इस सफल मिशन के लिए तुम्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तुम चाहती हो कि ये तुम्हारे लिए क्या करे? बताओ, रेहाना, कमांडर सिगरेट ने पूछा। मैं ये प्रशिक्षण बेस में प्रवेश करने की अनुमति चाहती हूँ, उसने कहा, और दूसरी तरफ से सन्नाटा छा गया। हो गया, और कनेक्शन बंद हो गया। रेहाना की भावहीन आंखें जमीन पर पड़े मलबे को देखती रहीं। उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर मुस्कान दिखाई दी। बहुत समय हो गया, मोनिका। मुझे आशा है कि तुम ठीक हो, उसने अंतरिक्ष यान में वापस प्रवेश करने से पहले फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि पूरा यह अंतरिक्ष यान दूर चला गया था। अध्याय 297, 2 राक्षसों का मिलन। गुलाबी रंग का अंतरिक्ष यान यह प्रशिक्षण बेस पोर्ट में प्रवेश कर गया, धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा था। कुछ सेकंड बाद और इसका इंजन शांत हो गया। एक खूबसूरत गुलाबी बालों वाली महिला अंतरिक्ष यान से बाहर निकली और वह भी EIA अधिकारियों की ओर आगे बढ़ी जो उसकी ओर चल रहे थे। इस EIA अधिकारी ने मेजर रेहाना को देखा है। उनकी आवाज़ें एक साथ गूंज उठीं और वे सभी एक घुटने पर बैठ गए। उठो, उसने आदेश दिया और वे सभी तुरंत उठ गए।
क्या मोनिका को मेरे आने का पता है? उसने पूछा और वह जगह से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ती रही। नहीं, मेरी महिला प्रशिक्षक मोनिका को आपकी यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, और साथ ही प्रशिक्षक? उसने एक भौं उठाकर पूछा, जबकि दूसरे अधिकारी अपना सिर फर्श पर देखते रहे और उसने अपनी नज़र उनसे दूर कर ली। प्रशिक्षक मोनिका अब इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट क्लास के लिए वर्तमान प्रशिक्षक हैं। आप उसे अंतर आयामी युद्ध विभाग में पाएंगे, यह अधिकारियों में से एक ने बताया कि उसने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया। ये बहुत बढ़िया है, धन्यवाद अधिकारीगण, मुझे वह सब मिल गया जो मैं मांग सकती थी, उसने जोर से कहा जब वे अपने पैरों पर खड़े होकर उसकी पीठ को दूर तक गायब होते हुए देख रहे थे। और एक बार जब वह दृष्टि से ओझल हो गई, वे सभी एक साथ जोर से सांस छोड़ रहे थे जब उन्होंने उसकी पीठ को गायब होते हुए देखा। लगता है कि वह वास्तव में यह की राक्षस श्रेणी की प्रतिभाओं में से एक है। उसकी आंखों ने मुझे लगभग अपनी पैंट गीली कर दी, एक अधिकारी ने कहा जब उसने अपना दिल अपनी छाती पर रखा। और वह एक और राक्षस श्रेणी की प्रतिभा की जांच करने आई है। मुझे आश्चर्य है कि क्यों। आज अपने काम से काम रखना और जो कुछ भी हो रहा है उसकी यादों को मिटा देना बेहतर है। वे राक्षस हमारे स्तर से बहुत दूर हैं, अंतिम न्याय अधिकारी ने कहा। जैसे ही उसने तुरंत अपना सिर पीछे घुमाया और गायब हो गया, अन्य लोग जल्दी से उसके पीछे भागे। रेहाना यह बेस से गुजरी, उसकी आंखें हर उस संरचना को स्कैन कर रही थीं जो उसके पास से गुजर रही थी। उनमें से कुछ के नाम सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बिल्कुल अतीत की तरह है, उसने सोचा जब उसने कई EIA छात्रों को 2 या 3 के समूह में घूमते हुए देखा और उनके चेहरे से चमकती हुई हंसी निकल रही थी। उसे छात्रों की ओर से काफ़ी अच्छा लगा, जिनमें से ज़्यादातर को बस ये जिज्ञासा थी कि उसने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है। उसे यह बात सिर्फ उनके फुसफुसाने से पता चल गई थी जब वे उसके पास से काफ़ी दूर निकल गए थे। इतना ही नहीं, उसने उन EIA अधिकारियों की बातचीत भी सुनी, लेकिन जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वह दिखने में ही उस माहौल में घुल मिल गई। उसे एक नज़र देखने पर कोई भी सोच सकता था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की है। वह इतनी कम उम्र की लग रही थी, हालांकि वह उससे कहीं ज़्यादा उम्र की थी। EIA प्रशिक्षण बेस की सड़कों से गुजरते हुए अतीत की यादें ताज़ा हो गईं और जल्द ही वह उस विशाल संरचना के सामने पहुंच गई जिस पर बड़े बड़े शब्द लिखे हुए थे, इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट हॉल। उसका दिल लगभग छाती से बाहर निकल गया क्योंकि वह नियंत्रण से बाहर धड़कने लगा, ऐसा कुछ जो उसके जैसे प्राणी के लिए असंभव होना चाहिए, लेकिन ये दर्शाता है कि वर्तमान में उसके लिए स्थिति कितनी गंभीर थी। अपनी सांस को शांत करते हुए, बस सांस छोड़ते हुए, वह गेट की ओर चली गई और उसने दस्तक देने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए जब अचानक अंदर आओ आवाज़ ने उसे चौंका दिया क्योंकि उसने दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। दरवाज़ा तुरंत उसके पीछे बंद हो गया और उसकी आंखों के ठीक सामने, बस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, लंबे बैंगनी बालों और आंखों वाला वह जाना पहचाना चेहरा था। मोनिका, उसने पुकारा। उसकी आंखें नम हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि वह एक नर्म आलिंगन में डूब रही है। और तुरंत उसके चारों ओर का मजबूत आभा टूट गया क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा कि तुम मर गए हो। म्यूटेंट संगठन का मुख्यालय। यह एक मंद रोशनी वाला आयताकार आकार का हॉल था जिसे एक अजीब गहरे रंग में रंगा गया था और ऊपर दूर की रोशनी से रोशन किया गया था। हॉल के चारों ओर दीवारों के करीब जगह जगह सीटें व्यवस्थित थीं, जिससे एक आयताकार व्यवस्था बन गई। हॉल के सबसे आगे 2 मीटर का एक मंच देखा जा सकता था और उस पर 5 सीटें थीं, उनमें से 4 पीछे थीं और वे भी भरी हुई थीं, जबकि सबसे आगे एक था जो अभी खाली था। 4 सीटों पर 4 लोग बैठे थे, 3 पुरुष और एक गुलाबी बालों वाली महिला जो उस जगह पर मौजूद एकमात्र महिला भी थी। वे सभी 40 के दशक की उम्र के लग रहे थे। उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय मात्रा में परमाणु विकिरण उत्सर्जित कर रहा था, जो कि अगर वे बहुत करीब आते तो पीकुल्का की जीनोम संरचना को तुरंत ध्वस्त कर सकता था, भले ही वे इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। 4 सीटों में से दाईं ओर एक लाल बालों वाला आदमी था जो एक जानवर की तरह खूनी आभा बिखेर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी क्योंकि उसकी मोटी लाल रंग की आंखें अंतरिक्ष में घूर रही थीं। उसके बाईं ओर एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसका चेहरा थोड़ा सुंदर था और उसके बाल नीले थे। वह कुर्सी पर लेट गया, दोनों हथेलियां सिर के पीछे रखीं और आंखें बंद कर लीं। किसी को यह पता चल जाएगा कि वह एक नीरस और उबाऊ किस्म का व्यक्ति था और निस्संदेह उसके हाव भाव से आलसी था। उसके बगल में गुलाबी बालों वाली एक खूबसूरत महिला थी जिसके चेहरे पर एक प्यारा और उबाऊ भाव था जो उसकी उम्र के कारण उसकी छवि के अनुरूप नहीं था। उसके बगल में और सबसे बाईं ओर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके बाल और आंखें चांदी की थीं, जिसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं और उसने अपने हाथ अपनी ठुड्डी पर रखे हुए थे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक सोते हुए विशालकाय व्यक्ति की तरह आभा बिखेर रहा था। केवल शैतान ही जानता है कि अगर वह विशालकाय व्यक्ति जाग गया तो क्या होगा। वहां मौजूद सन्नाटा दमघोंटू था क्योंकि नीचे बैठे अन्य 10 अधिकारी पूरी तरह से चुप थे। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी किसी का इंतजार कर रहे हों।
10 मिनट बाद मंच की अगली सीट पर अचानक एक आदमी दिखाई दिया और उसके पीछे बाकी 4 लोग। और तुरंत सभी लोग तुरंत खड़े हो गए। हम शैतान के दूत को सम्मान देते हैं। अध्याय 298 बैठक। हम शैतान के दूत को सम्मान देते हैं। वे सभी एक साथ खड़े होकर अभिवादन करते हैं, जिसमें उसके पीछे बैठे 4 लोग भी शामिल हैं। सभी ने म्यूटेंट संगठन के नेता को सिर झुकाकर प्रणाम किया। उठो, उसकी अविश्वसनीय रूप से मोटी आवाज पूरे ढांचे में गूंज उठी, जो थोड़ा हिलती हुई लग रही थी, मानो उसके शब्दों का वजन सहन न कर पा रही हो। और धीरे धीरे वे सभी उठे। उसे ठीक से देखा। वह बाकी लोगों से अलग था और अविश्वसनीय रूप से एक युवा व्यक्ति था। 20 के दशक की शुरुआत में एक युवा व्यक्ति। उसके बाल लाल थे और वे झरने की तरह उसके कंधे पर गिर रहे थे। उसकी आंखें माणिक जैसे लाल रत्नों की तरह थीं, जो मंद रोशनी वाले कमरे में लाल रोशनी की 2 स्पष्ट किरणों में कमरे को रोशन कर रही थीं। उसका चेहरा साफ, कांच जैसा, अंडाकार और लंबी जबड़े वाली रेखा वाला था। न बहुत मांसल और न बहुत पतला। उसके बारे में सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि पेशेवर वास्तुकारों के एक समूह द्वारा ठीक से विचार किया गया हो। कार्यवाही शुरू हो, युवक ने कहा। उसकी आवाज़ ही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो उसके शरीर से मेल नहीं खा रही थी, और वे सभी अपनी सीट पर बैठ गए, जबकि वह भी मंच के सबसे आगे अपनी सीट पर बैठ गया। आज हम संगठन के साथ हुई 3 बड़ी कार्यवाही पर चर्चा करना चाहेंगे, और वह भी नकारात्मक रूप से। मंच के नीचे बैठे लोगों में से एक 70 साल के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। और तुरंत उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचा। सबसे पहले हमें रिपोर्ट मिली है कि एआई ने इमो रिसर्च लैब पर हमला किया है, जो वास्तव में हमारी सबसे बड़ी रिसर्च लैब में से एक है। इसमें मौजूद हर अधिकारी का सफाया हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस सबसे बड़े शोध पर लगभग 29 वर्षों से काम कर रहे थे, वह विनाश में खो गया है। एआई ने खबर जारी की है कि इमो रिसर्च लैब हमारे साथ काम करती है और इसने पृथ्वी को हिला दिया है। क्या हम सब अपने दिमाग को एक साथ ला सकते हैं और इस जानकारी का सही तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं? उसने पूछा, दूसरों की सहमति प्राप्त करते हुए। जो प्रश्न उठते हैं वे हैं कि एआई को कैसे पता चला कि वे पहले हमारे लिए काम करते थे? आदमी ने वापस बैठने से पहले सवाल उठाया। इसे 2 परिकल्पनाओं की ओर इंगित किया जा सकता है, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बाज की आंखों से खड़े होकर कहा। सबसे पहले, अब हमारे यहाँ हमारे रैंक के बीच एक जासूस है जिसने जानकारी दी है। जैसा कि हम जानते हैं, ये स्पष्ट रूप से असंभव है। यदि यहाँ एआई के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति होता, तो जो नष्ट होता वह सरल विनाश नहीं होता। दूसरी परिकल्पना यह है कि हमारे पास अकादमी में एक जासूस है। अभी हाल ही में हुई भर्ती के साथ, तो संभावना है कि एआई अपने किसी व्यक्ति को परीक्षा में घुसाने में कामयाब हो जाए। ये सबसे सच्ची संभावना है और बहुत खतरनाक भी, आदमी ने अपनी सीट पर बैठने से पहले कहा। मैं पहली परिकल्पना से पूरी तरह असहमत हूँ। हमारे बीच एक जासूस होना असंभव है। शैतान का दूत हमारे दिमाग को पढ़ सकता है और हम जो कुछ भी करते हैं उसे कभी भी देख सकता है। अगर कोई जासूस होता तो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वह बहुत पहले ही मर चुका होता। इसके विपरीत तर्क देना दूत की क्षमता को कम आंकना है, उसने दूसरों की सहमति लेते हुए कहा। दूसरी बात, हमारे बीच एआई जासूस का होना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले, हमारी भर्ती प्रक्रिया बहुत गहन है और इसमें उन लोगों की भर्ती की जाती है जिन्हें या तो एआई के अस्तित्व के बारे में कभी पता ही नहीं चला या जो एआई के प्रति अविश्वसनीय नफरत रखते हैं। इसके अलावा हम संगठन से बाहर जाने वाले किसी भी संचार पर नज़र रख सकते हैं, इसलिए हम जासूस को किसी भी तरह से पकड़ सकते हैं। लेकिन ये भी निर्विवाद है कि ऐसी संभावना हो सकती है, जो अगर सच है तो संगठन के भर्ती समूह से निपटना होगा। ऐसा नहीं है, मेरा भर्ती समूह पहले कभी गलत नहीं रहा है। अब नहीं, कभी नहीं, हरे बालों वाले एक आदमी ने जोर से उत्तर दिया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। बस, मंच के ऊपर बैठे युवक की आवाज गूंजी, जब पूरा स्थान शांत हो गया और सभी अपनी सीट पर बैठ गए। हाँ, शैतान के दूत, सभी ने उत्तर दिया। अगले विषय पर आगे बढ़ो, उसने आदेश दिया, जैसे ही बूढ़ा भूरे बालों वाला आदमी खड़ा हुआ। दूसरी रिपोर्ट में हमें बताया गया है कि हमने नष्ट हो चुके इमो रिसर्च लैब से क्या रिपोर्ट की है। कहा गया कि मिशन का नेतृत्व करने वाली महिला पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज पर गुलाबी बालों वाली महिला थी। हाँ, 20 की उम्र वाली एक महिला, उसने जोर से कहा, जैसे ही पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया और युवक की आंखों से निकलने वाली माणिकलाल किरण चमक उठी। विवरण से हम बता सकते हैं कि महिला 10 साल पहले हुई आपदा के विवरण से मेल खाती है, और ऐसा कहा जाता है कि वही एआई की 5वीं राक्षस प्रतिभा है। जैसा कि हम जानते हैं, उस आपदा के बाद उन सभी को एआई ने नियंत्रित कर लिया था और उन्हें फिर कभी दुनिया को अपना चेहरा दिखाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन रिपोर्ट से ये कहना सुरक्षित है कि एआई ने आखिरकार उन्हें वापस लाने की योजना बनाई है, क्योंकि उनका नाम लोगों की यादों से लगभग गायब हो गया है और उस समय की घटना के बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे।
उनमें से केवल एक को ही रिहा किया गया है और वह पहले से ही पीक कॉस्मिक रैंक पर है और उसने तुरंत हमारे एक बड़े ऑपरेशन को नष्ट कर दिया। अगर उन सभी को रिहा कर दिया गया तो ये वास्तव में थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, वे सभी सोच रहे थे, क्योंकि मंच पर बैठे 5 लोगों की भौहें भी चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। हम सभी को पता चल गया है कि वे 5 राक्षस क्या करने में सक्षम हैं। अगर उन्हें पूरी तरह से रिहा कर दिया गया तो हमारे पास तुरंत छिपने और सभी बाहरी संचार को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। म्यूटेंट संगठन को अब से अपने संचालन में सावधानी बरतनी होगी। अध्याय 299 भर्ती के लिए अगली योजना। यहाँ से आगे म्यूटेंट संगठन को अपने संचालन में सतर्क रहना होगा। ये संदेश सभी ग्रहों पर पूरे संगठन को भेजा जाना चाहिए। हम राक्षस प्रतिभा के डर से अपने सभी संचालन बंद नहीं कर सकते। अभी के लिए कम से कम उनमें से केवल एक को रिहा किया गया है। हम अपने संचालन को तब तक जारी रख सकते हैं जब तक हमें एआई की वृद्धि और संचालन महसूस न हो, या जब वे सभी रिहा हो जाएं। तब हम अपने सभी संचालन वापस लेने की संभावना का स्वागत कर सकते हैं। हॉल में शांति के साथ एक सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा, जो सहमति का संकेत था। तो ऐसा ही होगा। अगले मुद्दे पर जाएं, युवा व्यक्ति ने आदेश दिया, क्योंकि वे सभी एक बार फिर बैठ गए। हाँ, शैतान का दूत। संबोधित किया जाने वाला तीसरा मुद्दा हमारे एक प्रमुख प्रोजेक्ट पर गलत हो गए प्रयोग का है। भूरे बालों वाले व्यक्ति ने शुरू किया। डायमा के छोटे ग्रह पर प्रयोग गड़बड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि डायमा ग्रह के लोगों का इतिहास टाइटन्स की एक जाति से जुड़ा हुआ है। म्यूटेंट संगठन ने जीनोम की वास्तविक क्षमता का दोहन करने का एक तरीका खोजने की कोशिश की है ताकि इसे दोहराया जा सके, और इसलिए हमारे पास हमारे रैंकों में टाइटन शिफ्टर्स हो सकते हैं। इसे पूरा करने के लिए हमने डायमा ग्रह में परमाणु ऊर्जा की प्रचुरता पेश की है और एक वायरस भी बनाया है जो संभावित रूप से उनके जीनोम की प्राचीन शक्ति का दोहन कर सकता है। लेकिन प्रयोग गलत हो गया था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने वायरस पर नियंत्रण खो दिया था, जिसका उद्देश्य उनकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करना और इसलिए उन्हें टाइटन्स में बदलना था। वर्तमान में पूरा वायरस पूरे ग्रह में फैल गया है और डायमा के अधिकांश लोग अब नासमझ टाइटन्स हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। हमें उन सभी को खत्म करने का एक तरीका खोजना होगा, इससे पहले कि स्थिति हाथ से निकल जाए और सभी ग्रहीय प्रजातियां खत्म हो जाएं। उसने देखा कि पूरा हॉल एक बार फिर से सन्नाटे में डूब गया था, लेकिन इस बार मंच पर मौजूद लोगों में से एक ने बात की। परमाणु विकिरण में वृद्धि, आप कहते हैं? लाल बालों वाले आदमी ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, परमाणु विकिरण को आधार में सबसे अधिक केंद्रित होने वाले विकिरण से 10 गुना अधिक बताया जाता है। रंगरूटों का छात्रावास कक्ष। भूरे बालों वाले आदमी ने उत्तर दिया। और उन नासमझ टाइटन्स की शक्ति का स्तर क्या है? उसने एक बार फिर पूछा। जब वे पहली बार रूपांतरित हुए थे तब उनका प्रारंभिक शक्ति स्तर प्रारंभिक उल्का रैंक चरण था, लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे और अन्य अपरिवर्तित को खाते हैं उनकी शक्ति का स्तर बढ़ता जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह उतना ही था जितना कि वे उत्परिवर्तित हुए थे। वर्तमान में ग्रह पर घूमने वाले प्रारंभिक ब्रह्मांडीय रैंक चरण में एक टाइटन की संभावना हो सकती है, भूरे बालों वाले आदमी ने उत्तर दिया। तो सफाई का काम रंगरूटों पर छोड़ दें, लाल बालों वाले आदमी ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि हॉल पूरी तरह से शांत हो गया। उन लोगों के लिए जो अभी अभी उत्परिवर्ती साधना के मार्ग पर निकले हैं, 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले परमाणु विकिरण है, और एक बहुत बड़ी मात्रा में भी। दूसरा है हिंसा, ताकि वे अपने जानवरों के जीनोम के साथ अपनी अनुकूलता को बेहतर बना सकें, जिसे उन्होंने इसमें मिलाया है। ग्रह डायमा अभी रिक्रूट्स के लिए 1 लाख में एक अवसर है। न केवल परमाणु विकिरण बहुत बड़ी मात्रा में है, बल्कि इससे उनकी खेती में भी तेजी से वृद्धि होगी। हिंसा का इससे बेहतर अर्थ क्या हो सकता है कि आप एक ऐसे प्राणी का सामना करें जो आपसे 5 गुना बड़ा हो और जीवन मृत्यु की लड़ाई में उलझा हो। वे अपनी समलन प्रक्रिया को इस तरह से बेहतर बनाने में सक्षम होंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ, बजाय इसके कि वे बस इधर उधर घूमते रहें और अर्थहीन लड़ाइयाँ लड़ें। इसे एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना कहते हैं, लाल बालों वाले आदमी ने कहा, और उनकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन महाराज, वे इस खेती के रास्ते पर बहुत नए हैं और उनका दिमाग अभी तक ठीक से नहीं बना है। बहुत ज्यादा खून खराबा होगा और मृत्यु दर अविश्वसनीय रूप से अधिक होगी, भूरे बालों वाले आदमी ने कहा। अन्य लोगों की ओर से भी सिर हिलाया गया जो इस प्रस्ताव से सहमत थे। जब बच्चों का सामना ऐसे नासमझ टाइटन से होगा जो केवल मारना और खाना जानते हैं, तो वास्तव में हताहतों की संख्या बहुत बड़ी और दिमाग सुन्न कर देने वाली होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा। पूरी दुनिया धीरे धीरे अराजक होती जा रही है और हम म्यूटेंट संगठन पर हर तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है। लड़ाई करने और जीतने के लिए हमें योद्धाओं की जरूरत है। हमें अपने दुश्मनों से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना होगा। ये हमारे संगठन का सबसे खतरनाक दौर है और अभी हमें सभी सामान्यताओं को तोड़कर चरम पर जाना होगा। कठिन समय कठिन फैसलों को जन्म देता है।
यह एक कुत्ते खाओ कुत्ते की दुनिया है और केवल मजबूत लोग ही बच सकते हैं। उन्हें अभी यह जानना होगा। बेशक मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन क्या आपने बैठकर सोचा है कि जो लोग बच गए उनका क्या होगा? वे मानसिक और शारीरिक रूप से कितने मजबूत होंगे? हम बच्चों का पालन पोषण करने वाला कोई चैरिटी संगठन नहीं है। हम सैनिकों का पालन पोषण करने वाला एक कुलीन समूह हैं। बहुत से लोग रास्ते में मर जाएंगे, लेकिन जो बच गए वे संगठन के लिए उन लोगों से अनगिनत गुना ज़्यादा उपयोगी होंगे जो कभी मर गए। हम उनके सिर पर हाथ फेरते रह सकते हैं, या हम उन्हें युद्ध के मैदान में ले जा सकते हैं और उन्हें इस दुनिया की क्रूरता दिखा सकते हैं। केवल इसी तरह से हम ऐसे मजबूत प्रतिभाशाली लोगों को तैयार कर सकते हैं जो चार्ज से बाहर हैं, और जब आपदा आती है तो हमारे बचने की संभावना बढ़ जाती है। उसने बैठने और अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा। और एक बार फिर पूरा हॉल चुप हो गया। सिवाय इस बार वे पूरी तरह से सहमत नहीं थे और दो समूहों में बंट गए। जो लोग इस विचार का समर्थन करते थे और जो इसे बहुत चरमपंथी मानते थे। मैंने अपना फैसला कर लिया है, आवाज़ जोर से गूंजी और सबसे आगे बैठा युवक खड़ा हो गया और कमरे में मौजूद सभी लोग भी खड़े हो गए क्योंकि वे अंतिम फैसला सुनने के लिए तैयार थे। अध्याय 300 म्यूटेंट संगठन में पहला मिशन। शैतानी दिखने वाले सिंहासन कक्ष से शांतिपूर्ण सांसों की आवाज़ सुनी जा सकती थी, जिसका स्रोत सिंहासन से ही निकल रहा था। शैतानी दिखने वाले सिंहासन पर सैकड़ों कीलें फटी हुई थीं, जबकि लाल रंग के छींटों की तरह गहरे काले धब्बे इसकी सतह को चिन्हित कर रहे थे। एक युवक, या कहें कि एक काले रंग का शैतान पैरों को मोड़े हुए देखा जा सकता था। उसकी भुजाओं पर काले रंग के तराजू थे जो भूतिया पंजों में बदल गए, जबकि उसका आधा चेहरा उन्हीं पंजों से ढका हुआ था। हाथ फैला हुआ था जहां एक काला रंग दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे गहरे रंग की लपटों से जल रहा था। आह! धमाका! युवक के आगे कदम बढ़ाते ही पूरा सिंहासन कक्ष हिल गया। धमाका! तुरंत उसने दोनों हाथों को आपस में टकराया, क्योंकि दो जलती हुई गेंदें एक दूसरे से टकराईं और एक विशाल गेंद बन गईं, जो एक मिनी फुटबॉल के आकार की थी। युवक के शरीर पर भयानक दिखने वाली नसें ट्यूमर की तरह हिलती हुई दिखाई देने लगीं और फिर उसने अराजकता की गेंद को आगे की ओर फेंक दिया। काली गेंद आगे की ओर बढ़ी, तुरंत अंतरिक्ष में एक रास्ता बनाते हुए, जैसे कि कांच के टूटने की 10 आवाज़ें ज़ेरा के कानों में गूंजी। और जब ये डोमेन की दीवार तक पहुंची, एक विनाशकारी विस्फोट जिसने ज़ेरा को उसके पैरों से उठा दिया और उसे सिंहासन पर पटक दिया, जिससे उसे खून की खांसी हुई और वह कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिर गया। एक अधिसूचना पैनल उसकी धुंधली दृष्टि को सुशोभित कर रहा था। ऊर्जा -900। लेकिन ज़ेरास ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐश ने दीवार की ओर देखा जहां गेंद गिरी थी, और तुरंत उसकी आंखें तश्तरियों की तरह चौड़ी हो गईं। वह अपने लिविंग रूम का सोफा देख सकता था। कैस बॉल ने उसके डोमेन को चीर दिया। हो, कैसे? ज़ेरास ने चौंक कर पूछा। जब से वह होलो डोमेन का इस्तेमाल कर रहा था, तब से कुछ भी उसे चीर नहीं पाया था। जब तक वह तकनीक को निष्क्रिय करने का विकल्प नहीं चुनता, तब तक कुछ भी उसे चीर नहीं सकता। लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले लिविंग रूम को देख रहा था। वह इस तरह की वास्तविकता का सामना कर रहा था। उसने अपना ध्यान अपनी दोनों हथेलियों पर केंद्रित किया। तो मैं आखिरकार कैस बॉल को नियंत्रित करने में सक्षम हूँ, ज़ेरास ने सोचा। उसके दिल में उपलब्धि की भावना चमक रही थी। भले ही कैस बॉल को बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन सीधे उसके डोमेन को चीरने की इसकी क्षमता का मतलब था कि यह उल्का रैंक चरण के पावर स्तर को पार कर गई थी और कॉस्मिक रैंक चरण की मारक क्षमता के स्तर तक पहुंच गई थी। अब उसके पास कुल 3 कलाएं थीं जो संभावित रूप से कॉस्मिक रैंक स्टेज विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम हो सकती थीं। पहला उसका खोखला डोमेन था, दूसरा उसका प्राचीन गॉड फिंगर कौशल था, और तीसरा कैस बॉल था। सभी के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके पास इससे गुजरने का अपना तरीका था। अचानक ज़ेरास के हाथ में पहुंचते ही कार्ड उसकी जेब में तीव्रता से कंपन करने लगा। खोखले डोमेन को निष्क्रिय करें, उसने आदेश दिया, क्योंकि उसके पैरों के नीचे से अथाह छाया गायब हो गई और वह एक बार फिर अपने कमरे में वापस आ गया। सोफा पर बैठे हुए ज़ेरास ने अपना ध्यान उस अधिसूचना की सामग्री पर केंद्रित किया, जिसे पढ़ते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सिस्टम अधिसूचना। नए कैडेट के रूप में आपका पहला मिशन कल सुबह 7 बजे शुरू होगा। अच्छी तरह से तैयारी करें, क्योंकि ऐसा करने में विफल रहने पर निस्संदेह यह मिशन आपका आखिरी मिशन होगा। पूर्ण विराम। अधिसूचना अविश्वसनीय रूप से सरल थी, और इस पर सिस्टम दृढ़ता से सुझाव देता है कि इसे पूरे म्यूटेंट संगठन में हर कैडेट को भेजा गया था। कैडेटों के लिए एक मिशन। ये की तरह ही है, सिवाय इसके कि उन्हें अपने मिशन पर जाने से पहले लगभग 2 महीने का प्रशिक्षण लेना पड़ा, जबकि उन्हें तैयार होने के लिए कहने से पहले 1 सप्ताह से भी कम समय लगा। जो भी हो, ज़ेरास ने अपने बिस्तर पर जाने से पहले सोचा। अभी रात के करीब 10 बज रहे थे, और वह अपनी आखिरी लड़ाई के बाद लगभग 3 दिनों से साधना कर रहा था। अब उसे मिशन पर जाने से पहले निश्चित रूप से आराम की ज़रूरत थी। बीप बीप, यह अलार्म की आवाज़ थी। ज़ेरास उठा और समय देखा।
सुबह 5 बजे। अच्छा, वहां जल्दी पहुंचने में कोई बुराई नहीं है, उसने सोचा और अपने बिस्तर से उठकर सीधे बाथरूम में चला गया। 30 मिनट बाद एक युवा व्यक्ति, सफेद बाल और त्वचा, आईने में खड़ा था, एक गहरे रंग की टॉप पहने हुए जो उसके शरीर पर अच्छी तरह से फिट थी और एक अच्छी तरह से फिट पैंट। एआई के विपरीत, म्यूटेंट संगठन की वर्दी जितनी आरामदायक दिख सकती थी उतनी ही थी, हालांकि उसने जिस फाइबर से कपड़े बनाए गए थे उसका विश्लेषण किया। उसे यकीन था कि एक मिडिल स्टार रैंक इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक बार जब वह पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसने धीरे से सुनहरे रंग की स्पेटियल अंगूठी को अपनी उंगली में पहना। इसमें वह सब कुछ था जिसकी उसे मिशन के दौरान जरूरत थी, और तुरंत वह उस जगह की ओर आगे बढ़ने लगा जहां मिशन होने वाला था। म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन पोर्ट। इस समय बड़े पोर्ट पर एक विशाल स्पेसशिप दिखाई दे रही थी क्योंकि कुछ छात्र स्पेसशिप के इर्द गिर्द घूम रहे थे। सभी बस उस वस्तु को देख रहे थे, उसकी विशालता की सराहना कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि पायलट रूम में कुल 2 लोग थे, एक नीले बालों वाला युवक और एक लाल बालों वाली महिला। उनकी वर्दी पर कुल 3 सितारे देखे जा सकते थे जो उन्हें म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन में तीसरे वर्ष के छात्र दर्शाते थे। वाकई बहुत से शौकिया हैं, लाल बालों वाली महिला ने भावशून्यता से कहा क्योंकि वह उन छात्रों को देख रही थी जो स्पेसशिप को ऐसे छू रहे थे जैसे कि वह कोई बेशकीमती चीज हो। उनमें से बहुत से मरने वाले हैं। बहुत से, युवक ने बटन दबाते हुए कहा और स्पेसशिप का दरवाज़ा खुल गया। तुरंत ही छात्र एक एक करके भरने लगे और उनमें से एक था कैन, जो वास्तव में जेरास का वेश धारण किए हुए था और वह भी खाली आंखों से सीढ़ियों से ऊपर चला गया।